तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो आपको बताया कैसे निकलता कैसे है ना, लेकिन आज हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है एक्चुअली, इक्विलिब्रियम डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब के के बारे में आज आप जान रहे हो, व्हाट इज के। ओके ओके, तो कुछ पॉइंट दे रहा हूं बेटे, वो नोट डाउन कर लो। सबसे पहला पॉइंट है कि इट डज नॉट डिपेंड अपॉन, है ना, डज नॉट डिपेंड, किस पर डिपेंड नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने लिखना फर्स्ट। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है बच्चे लोग, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। डज नॉट लिखा हूं, नहीं डिपेंड करता, कंफ्यूज नहीं होना है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब कोई रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, उसका और के का कोई रिलेशन नहीं है। आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है ना, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है, लेकिन के डिपेंड करता है क्या, नहीं। तो डज नॉट डिपेंड अपॉन, इसलिए आपको लिख के दे रहा हूं किस किस पे डिपेंड नहीं करता, फिर उसके बाद देखें किस पे डिपेंड करता है। तो पहले बता दे रहा हूं किस पे डिपेंड नहीं करता। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे बिल्कुल के का कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, अगर कैटलिस्ट प्रेजेंस है तो भी के पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तीसरा पॉइंट प्रेजेंस ऑफ इनर्ट मॉलिक्यूल, इनर्ट मॉलिक्यूल अगर प्रेजेंस है रिएक्शन के अंदर, इनर्ट का मतलब क्या होता है, इनएक्टिव मॉलिक्यूल, कोई भी इनएक्टिव मॉलिक्यूल, जैसे नोबल गैस डाल दो, हीलियम, नियॉन, कुछ भी डाल दो, ठीक है, नोबल गैस। तो ये तीन चीजों पे के की वैल्यू डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो फिर किस पर डिपेंड करती है, देखेंगे वन बाय वन किस पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब ये पढ़ने से पहले मैं ये समझ रहा हूं कि आपको ये जानना जरूरी है कि के का एप्लीकेशन क्या है, नहीं तो बस हम मुंह उठा के पढ़ रहे हैं और हमको पता नहीं इसके एप्लीकेशन क्या है। सो प्लीज राइट डाउन द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लिख लो बच्चे लोग। क्या एप्लीकेशन है, तुम बोलोगे सर, हम बोलेंगे सर इससे स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पता चलती है, ठीक है। प्लीज नोट डाउन द पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी के बारे में हमको कैसे निकलता है वो भी लिख लो, लिख लेता हूं तुमको। वैल्यू ऑफ के क्या है, अगर वैल्यू ऑफ के कम है उससे क्या समझोगे, उससे तुम ये समझोगे कि स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट क्या है, मोर है, ज्यादा है। अगर के की वैल्यू लेस है तो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है। पॉइंट नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट पूछ सकता है। अगर वैल्यू ऑफ के इज ग्रेटर, ज्यादा है, ऊपर एरो जा रहा है मतलब ज्यादा है, क्या समझोगे इससे, इससे समझोगे कि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। और याद रखो एक एडिशनल पॉइंट दे रहा हूं तुमको, जो कि मेंटोस पॉइंट है, दिमाग की बत्ती जलना चाहिए। क्या है, अगर आपको के की वैल्यू दिया है, इफ के वैल्यू इज मोर मीन्स रिएक्शन इज कंप्लीटेड, रिएक्शन कंप्लीट हो गई, रिएक्शन कंप्लीट हो गई मतलब जैसे आपको बोल रहा है के की वैल्यू है के रेस टू माइनस, के की वैल्यू है के रेस टू 10, के की वैल्यू है के रेस टू 2, के रेस टू 3, है ना। तो आपको बोलेगा रेट कांस्टेंट के ऊपर बताओ कौन सी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो आप बोलोगे के रेस टू 10, क्योंकि यहाँ पे के की वैल्यू ज्यादा है, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है, मतलब ये रिएक्शन इज प्रोसीड टुवर्ड कंप्लीशन, रिएक्शन इज प्रोसीड टुवर्ड कंप्लीशन। सेंटेंस मेरा याद रखना है, जहां पर के की वैल्यू ज्यादा हो गई मतलब दैट रिएक्शन इज प्रोसीड टुवर्ड कंप्लीशन, रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। देखो एक बार फिर से एप्लीकेशन क्या है, के की वैल्यू कम होगी, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कम होगी। वैल्यू ऑफ के ज्यादा होगा, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसको उल्टा भी याद रखना है, के की वैल्यू ज्यादा है, के की वैल्यू ज्यादा है, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, रिएक्टेंट की कम होगी। के की वैल्यू कम है, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की कम होगी, प्रोडक्ट की कम होगी। यहाँ प्रोडक्ट की ज्यादा है तो रिएक्टेंट की कम होगी, ऐसे भी याद रखना है दोनों तरफ से, ठीक है। तो ये था एप्लीकेशन ऑफ स्टेबिलिटी। अब इससे क्या होगा, अब आपको आगे पढ़ने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि आपको जान सके कि भाई रिएक्शन कंप्लीट हो रही या नहीं हो रही। अब जो पॉइंट आ रहा है बेटे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका है, फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स है जो के वैल्यू को इफेक्ट करेंगे, है ना। तो फैक्टर अफेक्टिंग के वैल्यू, के वैल्यू को
मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कौन कौन से फैक्टर असरअंदाज करेंगे, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे। पॉइंट नंबर ए या पॉइंट नंबर 1 डाल दो, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के मोड पे डिपेंड करता है, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन या मोड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के मोड पे डिपेंड करता है रिएक्शन कैसे हो रही है। देखो बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझेंगे, 2HI H2, अब तो आपको भी याद होगा कि रिएक्शन ये I2, ठीक है। चलो मैं बोल रहा हूँ बच्चे लोग इसका केसी निकाल के दो, आपने बोला सर 1 सेकंड में निकाल के देंगे। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है सर, ये लो सर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे एक चीज़ बोल रहे हैं हम लोग, क्या, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको पावर में भेज दो, ठीक है, ये लिख दिया यहाँ पे, निकल गया केसी। नाउ अब इसको समझने के लिए KC1 दे दो, मतलब ये पहला केसी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं रिएक्शन को चेंज कर रहा हूँ, चेंज नहीं कर रहा हूँ, उसका मोड चेंज कर रहा हूँ, इससे बना 2HI। हमने आपसे कहा बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चों, केसी लिख लो, लिख लिया केसी, प्रोडक्ट है सर HI, अब चेंज हो गया सर, आपने रिएक्शन को उल्टी कर दिया है ना, रिवर्स कर दिया, रिएक्टेंट हो जाएंगे H2। अब ये सबको समझ रहा है ना, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट। क्या हुआ, रिएक्शन को हमने रिवर्स कर दिया, रिएक्शन को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो जब भी ऐसा होगा कि रिएक्शन रिवर्स होगी तो क्या होगा, तो K की वैल्यू पे आप क्या असर होगा, है ना, वो हमारा पॉइंट है कि K की वैल्यू क्या होगी। तो बेटे बहुत ही सुंदर तरीके से आपको समझना है कि सर K की वैल्यू मतलब रिवर्स हो जाएगी। जैसे मैं पूछ रहा हूँ आपको बताओ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन KC1 एंड KC2, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर KC2 इज इक्वल टू 1 / KC1, ठीक है। क्या हो गया, KC1 कैसे निकला, सीधा सीधा याद रखना है आपको, KC1 इज इक्वल इंटू KC2 इज इक्वल टू 1, ओके। अब तुमको KC2 पूछे या KC1 पूछे, क्या कर देंगे, 1 / KC2। बात क्या समझ में आई, अगर रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन चेंज होता है तो जो रेट होता है वो क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। K ऑफ रिवर्स रिएक्शन मतलब ये एक दूसरे के इन्वर्स हो जाएगा, मतलब ये जो KC है, ये जो KC है, ये यहाँ पर रिएक्शन इन्वर्स हो गई तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हो जाएंगे, जिस तरह से मैंने आपको रिलेशन बताया हूँ। प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से, बगैर नोट डाउन किए नहीं समझेगा। मोड ऑफ रिएक्शन, फाइनल बात बता दे रहा हूँ, इसका KC1 था, इसका KC2 था। अगर रिएक्शन रिवर्स होती है तो उन दोनों के जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होंगे एक दूसरे के रिवर्स होंगे, जिस तरह इस तरह रिलेशन में बताया है मैंने यहाँ पर, ओके। तो ये बहुत ही सिंपल पॉइंट था पहले, फर्स्ट फैक्टर। नाउ व्हाट अबाउट सेकंड, सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर आपका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बदलता है तो देखेंगे क्या होता है। चलो देखते हैं, उसी रिएक्शन को ले लो बेटे बहुत ही सुंदर तरीके से, H2 + I2 2HI। सर आपको पूछ रहे हैं बेटे इसका KC1 लिखो, निकाल देते हैं सर, चलो निकालो, HI raised to the power 2 / H2, है ना। क्या किया, प्रोडक्ट रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन का रेशो निकाला सर, क्या हो गया ये KC1। चलो अच्छी बात है। अब यही रिएक्शन को आपको क्या करना है, यही रिएक्शन को आपको क्या करना है, मैं लिख रहा हूँ हाफ H2, मतलब ये रिएक्शन को मैं हाफ कर दे रहा हूँ। मतलब मैं क्या हाफ कर रहा हूँ, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, देखो यहाँ पर 1 था, मैंने इसको आधा कर दिया, चलो यहाँ पे 1 था, मैंने इसको आधा कर दिया, चलो ठीक है कोई बात, ये 2 था, मैंने इसको 1 कर दिया। मतलब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हाफ कर दिया, है ना। मैं बोल रहा हूँ बच्चे लोग इसका KC निकालो, समझने के लिए इसको KC2 लिख देते हैं। इसका प्रोडक्ट है HI, इसका रिएक्टेंट है H2 raised to the power ½ I2 raised to the power ½। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं बेटे। अब देखो यहाँ पर मैं आपको पूछ रहा हूँ कि बताओ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन KC1 एंड KC2। तो आप पहले रिएक्शन ऑब्जर्व कर लो अच्छे से कि सर यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हाफ हो गया, और जब भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हाफ हो जाएगा तो ऐसा क्या होगा, है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो हमारा KC2 है वो बराबर होगा KC1 के, √KC1 के। अब आप बोलेंगे सर ने तो क्या पिक्चर घुमा दिया है ना, सर ने हमको घुमा दिया, घुमाया नहीं बेटे, आपको मैं निकाल के बताता हूँ एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है चलो एक काम करते हैं, आप क्या करो कि HI1², ठीक है, KC1 इज इक्वल टू KC2, दोनों को बराबर रखते हैं। KC1 क्या है,
तो आप बोलोगे एच आई रेज टू द पावर 2, ये वाली वैल्यू बोल रहा हूँ ना, H2 दिस वन, I2 रख दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छी। KC2 ये वाली वैल्यू, H2 रेज टू द पावर हाफ, रेज टू द पावर हाफ, और I2 रेज टू द पावर हाफ। चलो अब मैं यहाँ पर एक एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पर स्क्वायर है, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसका स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं, जैसे अब क्या मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पर 2 रेज टू पावर 2 है और यहाँ x है ना, मैं बोल रहा हूँ 2 की वैल्यू निकालो तो तुम बोलोगे इसको अंडर रूट में लेके चले जाओ है ना। देखो ऐसे होता है क्या, एच आई, इसको मैं लिख देता हूँ अंडर रूट लिख देता हूँ, ठीक है, अपॉन, और क्या हम हाफ का मतलब अंडर रूट होता है, यस, तो ये हो जाएगा अंडर रूट H2 है ना, ये हो जाएगा अंडर रूट I2, ओके, मतलब पूरा का पूरा हो जाएगा अंडर रूट, है ना। नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं। तो यहाँ पे ये साइड में पूरी की पूरी वैल्यू जो आपकी आ रही है वो क्या आ रही है, एच आई अपॉन H2 इंटू अंडर रूट I2, सॉरी अंडर रूट तो हमने ले लिया ना, ये हो गया I2, ठीक है। अब ये खराब दिख रहा है, इसको अपन इरेज कर लेते हैं, आगे I2। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे। यहाँ क्या रखा था, यहाँ क्या रखा था सर, यहाँ रखा था एच आई H2 I2, इसका कॉन्सेंट्रेशन, इसका यहाँ क्या आ गया, HiS2 इंटू I2। अब आप देखो यहाँ पर कि जो HI अपॉन H2 ये किसका था, ये था KC1 का रिएक्शन, काय का था, ये काय का था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट काय का था, ये KC HiS2I2, तो आप बोलोगे सर ये KC1 का था, क्या था KC1 का, फटाफट देखो, HI रेज टू द पावर 2 अपॉन H2I2, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह पे हम रख देंगे KC1, है ना। अब चूंकि अंडर रूट में चला गया है तो हम इसको क्या कर देंगे, KC अंडर रूट, है ना। और ये काय का है, HI अपॉन H2I2, ये KC2 का है, इसका मतलब KC2 इज इक्वल टू अंडर रूट KC1। हाँ, और अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आया तो आप डायरेक्ट याद रखो कि अगर आप स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हाफ करेंगे तो दोनों के रेट में क्या हो जाएगा, फर्क क्या हो जाएगा, देखो ऐसे फर्क हो जाएगा, KC2 इज इक्वल टू KC1। इसको आप और कैसे लिख सकते हैं, इसको आप और लिख सकते हैं KC2 KC1 रेज टू द पावर हाफ, या फिर KC2 का स्क्वायर बराबर होता है KC1 के। ये तीन तरीके हैं बेटे इसको लिखने के, तो आप सिंपल याद रखेंगे। लास्ट में एक फाइनल पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपने हाफ कर दिया तो दोनों रिएक्शन का के एक दूसरे से इस तरह रिलेट होंगे, ये लिखो या फिर ये लिखो, तीनों में से कोई भी एक लिखे तो चलेगा, और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेटे आपको बहुत काम आने वाला, ठीक है। चलो इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, यहाँ पे ये आपके लिए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, एक रिएक्शन दिया आपको, दिस इज योर फर्स्ट रिएक्शन, दिस इज योर सेकंड रिएक्शन, दोनों में क्या फर्क लग रहा है, सर आपने नीचे वाली रिएक्शन का स्टोइचियोमेट्रिक क्वेश्चन हाफ कर दिया, ठीक है, वही क्वेश्चन आपको दिया, ठीक है। तो इसका जो रेट निकलेगा आपको पिछले स्लाइड में बताया था, ठीक है, क्या था, देखो लास्ट स्लाइड है ना, यहाँ पर क्या था, हमने फुल लिया, ये KC1 था और ये KC2, और KC1 और KC2 में क्या रिलेशन आ गया, KC1 और KC2 में क्या रिलेशन आ गया, देखो, तो इसको ले लो KC2, सपोज इसका रेट कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC2 आ रहा है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC1 आ रहा है, ठीक है। अब वापस जाओ स्लाइड के ऊपर और वहां पर देखो दोनों में क्या रिलेशन है, तो सर आपने लिख के दिया था, कलर चेंज कर देता हूँ, सर आपने लिख के दिया था, क्या लिख के दिया था कि जो KC2 होगा वो अंडर रूट KC1 होगा, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं आपको पूछ रहा हूँ कि बताओ इसका रेट कांस्टेंट क्या होगा, है ना, इसका रेट कांस्टेंट K दिया है, इसको K डैश ले लो या KC2 ले लो, तो मैं पूछ रहा हूँ आपको दोनों में क्या रिलेशन होगा, तो आप बोलोगे सर ये जो है ना, ये और जो K डैश है, अगर आप K डैश का स्क्वायर करोगे तो वो K के बराबर होगा, है ना, या KC2 का स्क्वायर करोगे तो वो K के बराबर होगा, दोनों में क्या रिलेशन होगा, तो आप बोलोगे सर यही रिलेशन होगा, या फिर हम उसको कैसे लिख रहे हैं, इस तरह से हम उसको लिख रहे हैं KC1, है ना, तो ये था KC2 इसका डैश, तो आप बोलोगे KC2 या K डैश ऐसे लिखो आपको इज इक्वल टू होगा अंडर रूट K, है ना, अंडर रूट K के बराबर, है ना। तो या फिर वैल्यू दे देगा, देखो वैल्यू भी पूछ सकता है आपको, है ना, तो वैल्यू भी रखेगा, तो सेम फॉर्मूला आपको फॉलो करना है, KC2 इज इक्वल टू KC1, ये इसके अंडर रूट के बराबर होता है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसका जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था बेटे, हमने यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 कर दिया, यहाँ पे 1 था, हमने आधा कर दिया,
ओके यहाँ पे 2 था, हमने 1 कर दिया। तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज करने से क्या होता है, जो रिएक्शन का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपने कम किया है उसको डबल करना पड़ेगा, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डबल करना पड़ेगा, तब जाके वो फर्स्ट रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर आएगा। क्या ये रिलेशन आपको ये बात नहीं बोल रही है कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डबल कर दो तो ये इसके बराबर आ जाएगा, और मैथमेटिकल टर्म में फिर हम उसको रीअरेंज कर करके ऐसे लिख रहे हैं, है ना, ये हो जाएगा k1 डैश, ये इधर जाएगा तो उसका अंडर रूट हो जाएगा। ये बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चन था जो आपको समझना चाहिए, ठीक है। चलो तो बेटे ये एक पॉइंट था, आई थिंक आपके समझ में आ गया। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट इस पर करके कोई है नहीं, अपन ले लेते हैं तीसरा फैक्टर, और बेटे वो है, क्या है वो, टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या करना है, टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या टर्म, तो आपको एक ही सिंपल वर्ड से मैं देता हूँ जो आपको पूरे चैप्टर में काम आएगा। एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है सर, सबको पता है, बचपन से जानते हैं स्कूल लाइफ से, जहाँ पे हीट रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक कहलाती है, जहाँ पे हीट रिक्वायर्ड है या एब्जॉर्ब होती है या लगती है रिएक्शन के लिए, है ना, हीट रिक्वायर्ड है, उसको बोलते हैं सर एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो मैं आपको रिलेशन ही लिख के देता हूँ, बात खत्म हो जाएगी। एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Kc एंड Kp। बेटे इसको बॉक्स बना लो, पॉइंट को नोट डाउन कर लो कि टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है Kc और Kp को। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kc एंड Kp। अब ये तो सबको समझता होगा इनवर्सली डायरेक्ट का मतलब, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो Kc एंड Kp दोनों का वैल्यू कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो Kc भी बढ़ेगा, Kp भी बढ़ेगा, है ना। तो ये एक सिंपल टर्म है जो आपको वेंट ऑफ इक्वेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। वेंट ऑफ इक्वेशन क्या है, वेंट ऑफ इक्वेशन थी वो था डेल्टा एच वेंट ऑफ इक्वेशन। तो आपको बताता हूँ, सबसे पहले ये किसने एक्सप्लेन किया है, वेंट ऑफ इक्वेशन, है ना। तो ये आपको नोट डाउन कर लो, वेंट ऑफ इक्वेशन क्या होती है, तो वो था डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर डी एल एन के अपॉन डी टी। लेकिन हम जो यूज़ करते हैं ना उसका इंटीग्रेटेड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो उसका इंटीग्रेटेड फॉर्म भी लिख लो बेटे। उसका इंटीग्रेटेड फॉर्म क्या है, उसका इंटीग्रेटेड फॉर्म है कि log k2 माइनस log k1, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, याद रखना है आपने, डेल्टा एच 2.303 आर और टेम्परेचर 1/T1 माइनस 1/T1 माइनस 1/T2, ये रॉन्ग है, ठीक है, ये राइट है। इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म है जो आपको काम आएगा लिखना है। log k2 अपॉन k1 भी लिख सकते हैं आप, है ना। k2 क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, k1 भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है टेम्परेचर T1 पे, डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी चेंज है, ओके। तो ये सब टर्म है, उसको याद करना है। लेकिन इसमें मुझे आपको क्या बताना है, मुझे आपको इसमें बताना है कि अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर रिएक्शन आर ऑफ 3 टाइप्स, रिएक्शन आर ऑफ 3 टाइप्स। तो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर रिएक्शन 3 टाइप्स की होती है, है ना। पहले देखेंगे हम लोग कंडीशन, फर्स्ट वन कौन सी है, नॉन थर्मिक। नॉन थर्मिक मतलब जहां पर डेल्टा एच जीरो होगा, डेल्टा एच जीरो होगा। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या याद रखेंगे, आप बोलोगे सर जो वेंट ऑफ इक्वेशन लिख के दिया ना, log k2 माइनस log k1, ये क्या होगा, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएंगी, सॉरी, log k2 माइनस log k1 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब जब दोनों का डिफरेंस जीरो हो गया तो log k2 बराबर हो जाएगा log k1 के। ये पॉइंट आपको याद रखना है बेटे, ये पॉइंट आपको याद रखना है ना। आपको पूछेगा log k2 k1 के कब बराबर होता है, तो आपने बोलना है जब डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो होगा, है ना। तो वो इस तरह से हो जाएगा। चलो ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। तो मतलब यहाँ पर नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ऐसी रिएक्शन पे टेम्परेचर का कोई असर हो रहा है क्या, ये तो पॉइंट से ही हमको समझ गया कि ऐसी रिएक्शन पे टेम्परेचर का कोई भी असर होने वाला नहीं है। मतलब आपको बोल रहा है एक नॉन थर्मिक रिएक्शन जहाँ पे डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो, बताओ टेम्परेचर का क्या असर होगा, कोई असर नहीं होगा, ओके गुड। दूसरा पॉइंट, एंडोथर्मिक। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो क्या क्या कंडीशंस होगी बेटे, देख ले। तो आप बोलोगे सर एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव, ये चीज़ को रट डालो सब लोग, है ना, ये चीज़ को रट डालो कि एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। चलो अब इसका डिफरेंस निकालो, तो डिफरेंस होगा log k2 माइनस log k1, ये क्या आ जाएगा बेटे, पॉजिटिव आ जाएगा। शाबाश, सही लिखा है, पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव आया मतलब कि log k2 बड़ा है log k1 से। कितनी सिंपल बात है कि log 2 की वैल्यू log k1 से ज़्यादा है, ठीक है, k2 की वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब ऐसी रिएक्शन के लिए क्या होगा, तो आप बोलोगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना रे भाई, टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो k की वैल्यू भी बढ़ने लगेगी।
ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के की वैल्यू बढ़ेगी, ये याद रखना है तुमको पॉइंट। फिर से तुमको कलर चेंज करके बता देता हूँ, क्या बोला मैंने, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के की वैल्यू भी बढ़ेगी, याद रखना है सबको। सो रहेगा सब लोग, इधर ध्यान देना है स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि स्लाइड हमने चेंज कर दिया है तो बहुत ध्यान से देना। तीसरा कौन सा बचा है, सो दैट इज एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक के लिए क्या होगा, तो बेटे डेल्टा एच क्या होगा, तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा, क्या होगा, डेल्टा एच नेगेटिव होगा, वेरी गुड। अब यहाँ पे मैं आपको पूरा बताओ K2 की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे सर log K2 माइनस log K1 इसकी वैल्यू नेगेटिव है। अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, तो आप बोलोगे सर जब K1 बड़ा होगा K2 से, ये कौन सी बड़ी बात है, ठीक है, चलो सही कहा आपने, ऐसे ही होगा। नाउ अब यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ, बताओ बेटे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ऐसी रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो के की वैल्यू कम हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे के की वैल्यू कम हो जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या वैल्यू इज डिक्रीजेस, के की वैल्यू डिक्रीज होगी, है ना। तो बात क्या समझ में आई, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। बात ये समझ में आई कि अगर डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 है, सो इन दैट केस देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। पॉइंट नंबर 2 क्या है, इफ द इंडोथर्मिक रिएक्शन इज गिवन, इंडोथर्मिक रिएक्शन इज कब कैसे पहचानोगे, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा सर, वहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, गुड। तो log K2 माइनस K1 पॉजिटिव आता है, ऐसी केस में K2 की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी K1 से, K2 की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी K1 से। इसको हम थोड़ा सा ये कर लेते हैं, log K2 की K2 ज़्यादा होगा K1 से, ऐसा आप उसको लिख सकते हैं। ऐसी रिएक्शन में टेम्परेचर, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर द K वैल्यू इंक्रीजेस। नाउ व्हाट अबाउट थर्ड पॉइंट, द थर्ड पॉइंट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डेल्टा एच इज नेगेटिव, log K2 माइनस log K1 नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स कब नेगेटिव आएगा, जब K1 की वजह, जैसे मैं बोल रहा हूँ 2 में से 4 माइनस करो तो माइनस आएगा, इसका मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, तो हमने लिख दिया K1 इज ग्रेटर देन K2, सो इन दैट केस इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर द K वैल्यू इज ऑटोमेटिकली डिक्रीजेस। ओके, सो यही वो पॉइंट था जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या रिलेशन होता है, वो हमको समझना है एक्चुअली, ठीक है। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द टेम्परेचर एंड ओके, नाउ योर लास्ट बट नॉट लीस्ट फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट आपको बताऊंगा नहीं, मैं उसके ऊपर क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन क्या है देखिए, आपको क्वेश्चन से समझा रहा हूं, तो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द फॉर्मेशन कांस्टेंट, यहाँ पे पूछा है फाइंड द फॉर्मेशन कांस्टेंट, फॉर्मेशन कांस्टेंट। अब ये क्या नई चीज आ गई भाई, देखते हैं फॉर्मेशन कांस्टेंट फॉर, इसके लिए AgNH3/2 प्लस, वो बोल रहा है फॉर्मेशन कांस्टेंट बताओ, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, यहां से यहां तक जो रिएक्शन है उसको दिया है K1 और AgNH3 प्लस NH3, मतलब ये दिया है K2। और जब ऐसी रिएक्शन होती है तो ये हो गया, मतलब 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है, स्टार्ट कहां से हो रही है रिएक्शन, यहां से हो रही है, स्टार्ट खत्म कहां पे हो रही है, यहां पे हो रही है। तो ये रिएक्शन को अपन एक साथ लिख सकते हैं Ag प्लस NH3 2 टाइम्स NH3, क्या बनेगा, क्या बनेगा आपका, बनेगा Ag2 कहाँ से आ गया NH3/2 और यहाँ पर आई थिंक ये न्यूट्रल बाय 2, ओके। मतलब यहाँ आपको K निकालना है, तो K क्या करेंगे, जो पहला था K1 इंटू K2 कर दो यार, हाँ। तो बात आपको समझानी ये है बेटे कि अगर 2 रिएक्शन दिया है मल्टी स्टेप में और आपको K वैल्यू निकालना है तो K1 इंटू K2 कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर K क्या निकलेगा, तो तुम बोलोगे 3.5 10⁻³ इंटू 1.7 10⁻³ और ऑप्शंस जो दिए थे, मैंने आपको नहीं दिया ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन सारे दिए थे क्योंकि इजी कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे आ रहा है 6.08 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। ऑप्शंस दिया था, ऑप्शन दिया था 6.08 10⁻7 ऐसा अलग अलग ऑप्शन दिया था ना, तो क्या ऑप्शन की जरूरत नहीं, इतना कुछ खास क्वेश्चन है नहीं। तो फोर्थ पॉइंट क्या समझ में आया, फोर्थ फैक्टर कि अगर 2 रिएक्शन मल्टी स्टेप में दिया है तो उसके रेट कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट द फाइनल K इन द फॉर्म ऑफ ओवरऑल K, मतलब ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है।